अगर आपको भी मोबाइल यूज़ करने के बाद गर्दन में दर्द रहता है या फिर पूरे दिन काम करने के बाद गर्दन, शोल्डर या हाथों में दर्द या झंझनाहट रहती है, तो कहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं है। क्या होता है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? ये क्यों होता है? क्या लक्षण आते हैं? कौन सी जांचें ज़रूरी है और क्या ट्रीटमेंट इसके लिए होना चाहिए? इन सब के बारे में आज बात करेंगे आज के इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि अगर इससे बचना है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन या एक्सरसाइज करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूरोमेड टॉक्स में। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन दर्द के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर एज ग्रुप के पेशेंट्स गर्दन दर्द, शोल्डर पेन, हाथों में दर्द रहना, इस तरह के सिम्टम्स के साथ बहुत कॉमनली ओपीडी में दिखाने आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को समझने से पहले सर्वाइकल स्पाइन के बारे में जान लेते हैं। सर्वाइकल स्पाइन का मतलब है हमारे रीढ़ की हड्डी का पार्ट जो गर्दन में है, उसे हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। और यहाँ पे एक हड्डी ना होके 7 हड्डियाँ हैं, जिसे हमने C1 से लेके C2, 3 ऐसे करके C7 तक नाम दिया है। जब इस सर्वाइकल स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वहाँ पे डिस्क है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, किसी नस पे दबाव आ रहा है, या फिर कॉमन भाषा में हम कहते हैं कि हड्डी बढ़ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो तो हमें गर्दन दर्द रहना या गर्दन का वो दर्द शोल्डर्स में और हाथों में रेडिएट होना, इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ऑक्सीपिटल हेडेक की, मतलब हमारे जो सिर का पीछे वाला पार्ट है जिसे हम ऑक्सीपिटल कहते हैं, वहाँ के दर्द की। वो भी अक्सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन दर्द से उसे कंफ्यूज कर देते हैं। साथ ही जब शोल्डर जॉइंट में कोई पैथोलॉजी हो तो शोल्डर मूवमेंट पे दर्द होता है, वो भी अक्सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन दर्द से कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीपिटल पेन और शोल्डर पेन के कारण अलग हैं और इनका इलाज भी बिल्कुल अलग है। तो गर्दन दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को इससे कंफ्यूज ना करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन दर्द क्यों होता है? सबसे कॉमन कारण है मोबाइल यूज़। जब मोबाइल को हम गर्दन झुका के या गलत पोजीशन में लेट के लंबे समय तक देखते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट या ऑफिस वर्कर लंबे समय तक लैपटॉप या डेस्कटॉप के सामने गलत पोस्चर में बैठ के अपना काम करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली हो जाती है। इसके अलावा बहुत कॉमन कारण है डीजनरेटिव चेंजेस आना। हमारी जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल स्पाइन, इसमें कुछ चेंजेस इस तरह के आना, जैसे कि वहाँ के जो जॉइंट्स हैं वो घिस गए हैं या डिस्क ड्राई हो गई है, गैप कम हो गया है, तो भी हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम आएंगे। ये उसी तरह से है जिस तरह से ओल्ड एज में घुटने का जो जोड़ है, नी जॉइंट, वो घिसने लगता है, उसी तरह से सर्वाइकल स्पाइन में भी जो जॉइंट्स हैं वो घिसने लगते हैं। एक और बहुत ही कॉमन कारण एक्सरसाइज करते समय या जिम में वेट लिफ्टिंग करते समय अगर हमारी पोजीशन या पोस्चर सही नहीं है तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए जो बहुत फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, और वो जब योगा में शीर्षासन का आसन कर रहे थे तो उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो गई और काफ़ी दिन तक वो पेन में रहे। तो ऐसा करते समय ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं जिन पेशेंट्स को इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं उन्हें क्या जांचें करवानी चाहिए। सबसे सिंपल और इजीली अवेलेबल जांच है एक्सरे। यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स का ये आता है कि डॉक्टर साहब, एक्सरे में क्या गैप तो कम नहीं हो गया है या हमारी हड्डी तो नहीं बढ़ गई है? तो हाँ, एक्सरे में ये जानकारी हमें मिल जाती है। और अगर डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से जॉइंट घिस रहे हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा हड्डी बढ़ जाती है, जिसे ऑस्टियोफाइट कहते हैं। उसे हम कह सकते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। अगर इस तरह के चेंजेस आसपास की जो नसें हैं वहाँ पे दबाव डाल रही हैं तो हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि रेडिएट करता हुआ दर्द हाथ में या झंझनाहट हाथ में या उंगलियों में सूनापन, इस तरह के लक्षण भी आ सकते हैं। एक्सरे अगर आपका हो गया है, इसके बाद कुछ दवाइयाँ आपने ली है, अगर दर्द ठीक हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक 2-3 महीने हो गए हैं, दर्द ठीक नहीं हो रहा है, आप बहुत सारे पेन किलर्स भी ले रहे हैं, आराम नहीं आ रहा है, तो हमें डेफिनेटली एमआरआई जांच करवानी चाहिए। एमआरआई जांच बहुत क्लियरली बताती है
कि आपके दर्द का एग्जैक्ट कारण क्या है और कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए बेस्ट रहेगा। जांच हो गई है, डायग्नोसिस हो गया है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का, अब हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। जहाँ तक बात है इस तरह का गर्दन दर्द जो हमें एक्सरसाइज करते समय आ गया है या गलत पोजीशन में सोते समय पिलो लगा लिया है, मोटा पिलो लगा लिया है, वैसे आ गया है, ये दर्द ज़्यादातर मस्कुलर होता है और कुछ दिनों तक आप 5-7 दिन मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर या कुछ जेल अप्लाई करते हैं, मसल रिलैक्सेंट, या बर्फ़ का सिकाई या गर्म पानी डाल के जो थैली होती है हॉट वाटर बोतल उससे सिकाई करते हैं या फिजियोथेरेपी करते हैं, उससे 90% केसेस में आराम आ जाता है। लेकिन जहां बात आती है कि बहुत लंबे समय तक दर्द चलता आ रहा है, इन सब चीज़ों से आराम नहीं आ रहा है, वहां हमें कुछ ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि क्या हम उसमें सर्जरी की तरफ जा सकते हैं या फिर कुछ पेन प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि सर्वाइकल एपिड्यूरल, वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है पेशेंट को पूरा एग्जामिन करने के बाद और उसकी एमआरआई फाइंडिंग्स देखने के बाद। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको बहुत लंबे समय तक परेशान करती है तो आप अपने स्पाइन सर्जन से कंसल्ट कीजिए, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करिए। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन के दर्द में काम आती है, सर्वाइकल कॉलर। सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर लगाएं, खासकर एक्टिविटी करते समय, ड्राइविंग करते समय, लेटते समय या फिर रेस्ट करते समय इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के चेंजेस आपके सर्वाइकल स्पाइन में आ गए हैं तो उन्हें ये जल्दी से प्रोग्रेस नहीं होने देगा। तो ये तो बात थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्यों होता है और क्या ट्रीटमेंट है, इससे बचना कैसे है। इससे बचने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा बॉडी का पोजीशन और पोस्चर सही रखना होगा। गर्दन का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट हो, ऐसी कोई एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटी ध्यान दें ना हो ताकि गर्दन पे जोर कम पड़े। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिससे हमारी सर्वाइकल स्पाइन के आसपास जो मसल्स हैं वो मजबूत रहेंगी और हमें गर्दन दर्द होना या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होना के चांस कम हो जाएंगे। इन एक्सरसाइज को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज। बेसिकली इन एक्सरसाइज में गर्दन अपनी जगह पे रहती है, हमारा जोर हाथों का पीछे की ओर लगता है, गर्दन का जोर आगे की ओर लगता है। 10 से 15 सेकंड इस पोजीशन में रहें और फिर रिलैक्स हो जाएं। इस तरह से 10 या 15 बार करें। इसी तरह से हाथों का जोर आगे और गर्दन का जोर पीछे करें, ये भी 10 से 15 बार रिपीट करें। इसके अलावा दोनों साइड्स में भी हमें इसी तरह से हाथ का जोर अपोजिट डायरेक्शन में और गर्दन का जोर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है ताकि हमारी नेक मसल्स की एक्सरसाइज अच्छे से हो, वो स्ट्रेंथन हो। इस तरह की एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में 10-15 मिनट करेंगे तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को अवॉइड करने में। यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूँ, खासकर रूरल बैकग्राउंड से जो पेशेंट आते हैं, वहाँ पे जो नाई होता है बाल काटने के बाद वो गर्दन की ऐसी मालिश करता है जिसमें बहुत झटका गर्दन को दे देता है और उसके बाद ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होना या सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन होना बहुत कॉमनली मिलता है। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कहते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से हम बचा सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल पिलो। ये एक स्पेशल तरीका का तकिया होता है जो रिकमेंड किया जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स को। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस तरह के पिलो सभी पेशेंट्स के लिए नहीं है। बहुत से पेशेंट्स इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं और कई बार उनका पेन बढ़ जाता है। तो ऐसे पिलो को आप इंडिविजुअलाइज करें, अपने हिसाब से ही यूज़ करें, ये सबके लिए नहीं है। तो आज हमने जाना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, गर्दन दर्द क्यों होता है, क्या कारण है इसके, क्या जांचें करानी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट है। हमने ये भी जाना कि इससे बच कैसे सकते हैं। इसी तरह के न्यूरो, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपको लगता है कि हमें किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।